बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर 7 प्रोटिस्ट का, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब ये जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। इन्हीं से आगे फंगस, प्लांट और एनिमल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट वो प्रोटिस्ट हैं जिनकी फंगस से सिमिलैरिटीज हैं। हम देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है, क्यों इन्हें फंगस लाइक कहते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों हम उनको फंगस के किंगडम में नहीं रखते। सबसे पहले देखेंगे सिमिलैरिटी विद फंगस के। फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सिमिलैरिटी है फंगस से कि इनके थ्रेड लाइक हाइफी होंगे। जिस तरह फंगस के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, हाइफी होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर फंगस लाइक प्रोटिस्ट की भी होंगी। तो इनको कहते हैं हाइफी, हाइफी होंगे इसके। दूसरी ये है कि फंगस भी फूड को एब्जॉर्ब करती है। फंगस अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती, हिट्रोट्रॉफ है और फूड एब्जॉर्ब करती है। ये भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं, लिहाजा इन्हें भी एब्जॉर्बिव हिट्रोट्रॉफ है जस्ट लाइक फंगस। लिहाजा यही वजह थी कि इसको फंगस लाइक कहा गया। अब फंगस के किंगडम में क्यों नहीं रखा गया, उसकी रीजन है कि देर आर सम डिफरेंसेस। वो ये कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जबकि फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास। सेंट्रियोल जिससे स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक फाइबर अपरेटस बनता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट while in fungus no centriole is present. Due to these two differences, fungus like protists are not included in fungus kingdom. इसकी टू क्लासिफिकेशन है, एक स्लाइम मोल्ड है और एक वाटर मोल्ड है। देखेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये जो पहली टाइप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट की, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है इसको हम मैक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, मैक्सोमाइकोटा। इसकी स्लाइम मोल्ड, इसकी जो फीडिंग स्टेज है जिसमें वो न्यूट्रिशन इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये ग्रो करके 30 सेंटीमीटर तक भी ग्रो कर सकता है डायमीटर में, और ये स्लाइमी इन अपीयरेंस होता है। स्लाइमी अपीयरेंस की वजह से इसको स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। अब इसमें हमने कहा था कि इसे फंगस लाइक प्रोटिस्ट इसलिए हमने कहा है क्योंकि इसमें नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, हाइफी होते हैं। तो जब जब ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है तो इसके हाइफी ग्रो करते रहते हैं, ये हाइफी ग्रो करते रहते हैं। तो ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है, जब ये ग्रो करता है तो उसके रास्ते में जो जो चीजें आती हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है। डिकेइंग, उसमें डिकेइंग लॉग्स हैं, लीफ लिटर। लीफ लिटर मीन गले सड़े जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर ग्रो कर रहे होंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे, या फिर डेड या कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा उससे ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे जस्ट लाइक फंगस। तो उसको भी हम, एक ब्रेड मोल्ड होती है वो भी फंगस होती है। ये स्लाइम मोल्ड है, फंगस लाइफ है, इसको फंगस नहीं कह सकते हम। जो जो ये क्रीप करता रहता है, क्रीप से मुराद ये है कि जो जो ये सरफेस एरिया में कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जो इसकी ग्रोथ होते हैं हाइफी, तो इसके सरफेस के एरिया में जो जो न्यूट्रिशन या बैक्टीरिया होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करता रहता है। तो लिहाजा ये इंजेस्ट करेगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया, यीस्ट फॉर न्यूट्रिटिव पर्पस। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, हम जानते हैं कि फंगस हमेशा ग्रो होती है मॉइस्ट प्लेसेस में। इसी तरह इस तरीके से फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होंगे वो भी मॉइस्ट एरिया पे ग्रो होंगे, या जहां पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी, मॉइस्ट फूड होगी। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में जब फूड की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती तो उस वक्त ये स्पोर बना देते हैं,
ये जो स्पोर है हैप्लॉइड होते हैं और ये स्पोर हैप्लॉइड स्पोर मियासिस के जरिए से बनते हैं। मियासिस के जरिए से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे ये। अब ये जो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। ये स्पोर हैं, ये स्पोर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर इसलिए बनाते हैं कि ड्राई इन्वायरमेंट में सरवाइव करना उसका पॉसिबल नहीं होता, तो लिहाजा ये स्पोर बना देते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फेवरेबल कंडीशन में ये होगा कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी जब खत्म हो गई या फिर ड्रॉट कंडीशन खत्म हो गई या फिर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो गए, तो ये स्पोर दोबारा से जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके बाइफ्लैजिलेटेड सेल या स्वार्म सेल बनाते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड और स्वार्म सेल बनेंगे। ये जो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये आपस में यूनाइट होंगे। यूनाइट होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। वो जो जाइगोट है, वो जाइगोट आगे उसमें माइटोसिस होगी और माइटोसिस के जरिए से मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो इस तरीके से जब फेवरेबल कंडीशन में स्पोर से बाइफ्लैजिलेटेड सेल बनेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड सेल से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट से फिर प्लाज्मोडियम बनेगा और वो फिर फूड को इंजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होंगे वहां से। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसमें पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है फाइसेरियम पोलिस्फेरम। फाइसेरियम पोलिस्फेरम, फाइसेरियम पोलिस्फेरम, इसको हम यूज करते हैं बायोलॉजी के प्रोसेस को समझने के लिए। फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, मॉडल ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसलिए कि इसकी ग्रोथ रैपिड होती है। फाइसेरियम पोलिस्फेरम है, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज होता है, जिसमें हम देखते हैं ग्रोथ किस तरह ऑर्गेनिज्म की हो रही है, डिफरेंशिएशन किस तरह हो रही है। डिफरेंशिएशन से मुराद है कि उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस तरह बन रहे हैं, या फिर साइटोप्लाज्म किस तरह फ्लो कर रहा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से मुराद है कि फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोस्केलेटन के फंक्शन को समझने के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फाइसेरियम पोलिस्फेरम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज होता है टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये थी स्लाइम मोल्ड का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है वाटर मोल्ड। नेक्स्ट जो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, वाटर मोल्ड या ओमाइसीट्स है। इसमें वाटर मोल्ड या ओमाइसीट है जो, इसकी बी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और इसके ए सेप्टेट हाइफी हैं। ए मीन एब्सेंट, सेप्टेट मीन सेप्टा। सेप्टा कहते हैं क्रॉस वॉल को। जो इनके हाइफी होंगे, ये अगर हाइफी है, इसके दरमियान में अगर क्रॉस वॉल होंगी तो उसे कहते हैं सेप्टेट हाइफी। इसमें अगर क्रॉस वॉल नहीं है तो उसे कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। इट मींस द हाइफी हैविंग नो क्रॉस वॉल और सेप्टा इज नोन एज एसेप्टेट हाइफी। इसकी रिजेम्बलेंस भी फंगस से है, तो इसको भी फंगस लाइक प्रोटिस्ट में रखा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये एक पैथोजेनिक प्रोटिस्ट है। क्यों पैथोजेनिक प्रोटिस्ट है? ये किस तरह ग्रो करता है? ये पोटैटो लीफ उस पर भी अटैक करता है और ट्यूबर पर भी अटैक करता है। तो अब ये जब पोटैटो लीफ और ट्यूबर पर अटैक करता है तो उसके मेसोफिल सेल हैं, ये मेसोफिल सेल हैं, ये एपिडर्मल सेल हैं, एपिडर्मल सेल, ये है स्टोमा,
ये है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जब ये ग्रो करेगा, इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी और ये जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर इसकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी और उसके ब्रांचेस के साथ साथ इसको ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की ब्रांचेस हैं, इसके बाहर की साइड पे आउटसाइड द लीफ, ये इसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगता है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगेगी, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इसके अंदर फिर स्पोर लगेंगे। तो ये आउटसाइड द लीफ, ये लीफ के एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल है, इसमें से ब्रांचेस लगेंगी। स्टोमा के जरिए से इसके बाय स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम लगेगा, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर लगेंगे। अब ये जो स्पोरेंजियोफोर है, इसके एक तो लीफ को डैमेज करता है, इसके अलावा इसके ट्यूबर को भी डैमेज करता है। वो किस तरह, इसके बारे में हिस्ट्री में इसको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता, उसकी कुछ रीजन है। उसकी रीजन ये है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने आयरिश पोटैटो फेमाइन की रीजन बना था 19th सेंचुरी में। हुआ ये था कि उस वक्त ये पोटैटो के ट्यूबर को भी डैमेज करता था, तो 19th सेंचुरी में आयरिश पोटैटो फेमाइन की रीजन बना था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता था। हुआ ये कि 1840s के दौरानिए में काफी ज्यादा बारिशें हुई, उसमें रेनी सीजन में नॉर्मल रूटीन से हट के बहुत ज्यादा बारिशें हुई, उसमें ये मल्टीप्लाई हुआ अनचेक्ड, यानी अनकंट्रोल मल्टीप्लाई हुआ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जब इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होना शुरू हुई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की, तो उसने ये काम किया कि पोटैटो ट्यूबर में रॉटनिंग काज की, गल सड़ गए, उसकी वजह से पोटैटो ट्यूबर गल सड़ गए। क्योंकि वो जो आयरिश पीपल थे, वो उनकी वाहिद गजा का जरिया था, मरगूब गजा थी पोटैटो, उस पर वो अपनी न्यूट्रिशन पे, जो उनकी न्यूट्रिशन नीड थी उसको पूरा करने के लिए वो पोटैटो ज्यादा यूज करते थे। अब पोटैटो ट्यूबर की रॉटनिंग होगी ड्यू टू फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जब उसकी फील्ड में ट्यूबर की रॉटनिंग होगी, गल सड़ गए, वो काम के काबिल नहीं रहे, उसकी वजह से स्टारवेशन होना शुरू हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन होना शुरू हो गई, फेमाइन होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से 2,50,000 पीपल से 1 मिलियन पीपल की डेथ हुई। तो इतनी ज्यादा तादाद में डेथ हुई ड्यू टू द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। स्टारवेशन की वजह से डेथ हुई, और जो बाकी लोग बच गए उन्होंने मैस माइग्रेशन कर दी, यूएस और दूसरी कंट्रीज में माइग्रेशन करना शुरू कर दी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हिस्ट्री में इसने आयरिश पोटैटो फेमाइन काज किया था। तो आज हमने फंगस लाइक प्रोटिस्ट पढ़ा। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में दो पढ़े, एक स्लाइम मोल्ड और दूसरा वाटर मोल्ड पढ़ा है, और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस तरह फंगस लाइक प्रोटिस्ट के साथ ही ये प्रोटिस्टा वाला चैप्टर एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज़।